दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबर ये है कि किस तरह से दिल्ली के चुनाव में इस वक़्त एक के बाद एक करके तमाम तरह की फ्रीबीज़ की घोषणा की जा रही है। लेकिन क्या वाक़ई में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस फ्रीबीज़ के चक्कर में दिल्ली को लुटवा ना दें? चर्चा ये है कि इस वक़्त जो अगर आप आंकड़े देखें दिल्ली सरकार में राजस्व के, तो वो चिंता का विषय है। 32,000 करोड़ का कर्ज दिल्ली पर था 2023-2024 तक। सरकार ने केंद्र से 10,000 करोड़ का कर्ज लेने का प्रस्ताव भी रखा है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ऋण की मांग की गई है। वित्तीय संकट दिल्ली में काफी है। दिल्ली के वित्त सचिव ने चेतावनी दी है कि सरकार का कर्ज बढ़ने से उसकी वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। और ये कर्ज कैसे बढ़ जाएगा, ये आप खुद देख रहे हैं कि चुनाव में सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस वक्त इन पार्टियों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। कई तरह की योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए हैं, बुजुर्गों के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, शिक्षा के लिए है, नागरिकों के लिए तमाम वादे किए गए हैं, फ्री बिजली की बात की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जो परेशानी है वो क्या है? दिल्ली सरकार इन योजनाओं का वित्त पोषण मुख्य रूप से टैक्स इकट्ठा करके और केंद्र से मिलने वाले जो उनसे जो बजट पैसा मिलता है उससे करती है। हाल के वर्षों में जो टैक्स इकट्ठा हुआ है उसमें तो वृद्धि हुई है, लेकिन खर्चे जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सरकार के राजस्व को अब वो कम कर रहे हैं। विपक्ष का ये आरोप भी है कि ये मुफ्त योजनाएं लंबा चली तो वित्तीय संकट खड़ा कर सकती हैं। मुफ्त योजनाएं और दूसरी तरफ वित्तीय संकट, ये दोनों चीजें आप देख चुके हैं पहले कि कैसे हिमाचल प्रदेश में पहले ही इतना ज्यादा वित्तीय संकट आ गया कि अपने सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह तक काटनी पड़ गई है। इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर सामने बढ़ चुकी हैं। अब यहाँ पर तस्वीर ये निकल के आती है, यदि सरकार अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित नहीं करती है तो भविष्य में इन योजनाओं को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि अगले चुनाव में ये सरकार जो है कोई भी आए, वो इस तरह की फ्रीबीज वाली घोषणाएं कर ही ना पाए, क्योंकि दिल्ली जो पहले ही 32,000 करोड़ के कर्जे में दबी हुई है, आगे सोचिए कि उसकी क्या परिस्थिति होगी। दिल्ली सरकार की मुफ्त योजनाएं जनता के लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद कर रही हैं। लेकिन इन्हीं योजनाओं के लंबे चलने की वजह से यहाँ पर सरकार का खर्चा जो है वो बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है, वो घट सकता है, वो खत्म भी हो सकता है। पहले कर्ज में तो आप ये समझ लीजिए कि वो कहाँ खड़े हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सुभाष शिर्के जी, और उन्हीं के साथ इस बात को बढ़ाएंगे कि कैसे दिल्ली में इस वक्त ये तमाम परिस्थितियां जो है सामने, वो कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ा कर सकती है। क्योंकि इस वक्त कोई भी ये चर्चा होती है, चुनाव होता है, ऑलमोस्ट सुभाष जी हर चुनाव में ये बात कहते भी है कि मुफ्त की घोषणाओं से क्या होगा क्या होगा। और बहुत मुझे याद है पिछले कुछ सालों से तो हम न्यूज़ नशा पर ही चर्चा करते हुए अपने वरिष्ठ पत्रकारों के साथ ये बताते आए हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में ये एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति को पैदा कर सकती है। लेकिन इस बात की परवाह किसको है? अभी तो सब शॉर्ट टाइम में बस सत्ता वापसी चाहिए। यही हो रहा है। बेसिकली यही हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो एक्सपेंसेस यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है उसमें स्टेट के पास जो सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने का जो जरिया था वो जीएसटी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम रिसोर्सेज बचते हैं। और इसमें हमने महाराष्ट्र में देखा कि चुनाव आने से पहले, चुनाव के पहले कई सारी घोषणाएं उन्होंने की। और पिछले चुनाव के पहले 2 महीने पहले पूरा एक 650 से ज्यादा के डिसीजंस लिए महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल ने। और लाडली बहना योजना टाइप के जो योजना है वो उन्होंने शुरुआत की, जिसके तहत हर महीना 10,000 करोड़ का सरकार पर बोझ बना हुआ था। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आज की तारीख में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर है। ये जीडीपी से 20% आता है। और इसको चुकाने के लिए ब्याज बड़ी मात्रा में सरकार को देना पड़ रहा है। और इसके कारण सरकार के पास बहुत ही कम पैसे हैं जो डेवलपमेंट के लिए खर्च होने चाहिए, वो उनके पास बहुत ही कम है। ऐसे में सरकार की नजर जो होती है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है, जीएसटी का टैक्स हो या बाकी चीजें हो, तो उसके लिए वो केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है।
और बीजेपी का एक तरीका ये रहा है कि अगर उनके पार्टी की सरकार दूसरे राज्यों में नहीं है तो जीएसटी का पैसा जो है वो 6-6 महीने वो देते नहीं है। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तब जीएसटी को लेकर काफी तू मैं होती थी और हमेशा केंद्र सरकार पे आलोचना होती थी कि उद्धव सरकार सरकार की कि हमारे पास जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा है और इसलिए हमें खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो यही कारण है कि ये जो दोगलापन है बीजेपी का, कि जब वो सत्ता में नहीं रहती तब वो केंद्र के ऊपर आरोप करती है कि उनको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दी जा रही है विपक्ष के रूप में, और जब वो सत्ता में है तो वो अलग तरह से व्यवहार करती है। तो ये जो चीजें हैं वो हमने देखी, और किसी भी सूरत में आज की तारीख में पार्टियों को चुनाव जीतने हैं, फिर वो कैसे भी करके आ जाए, लेकिन इनको चुनाव जीतने हैं। और ये महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक उदाहरण के तौर पे किया है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बात करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद कोविड से लगातार पिछले दो तीन सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। तो ये कहाँ पे फ्रीबीज नहीं है क्या ये? और इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये पूरे जो गवर्नमेंट लेकिन ये एक्सपेंसेस होड़ है है। ना सुभाष जी, जी ये तो आपस में होड़ में लग गए हैं। ये इस जी बात की तो किसी को चिंता ही नहीं है कि अंत में जी इसके जो असर आने वाला है वो क्या होगा। जैसे अभी हाल ही में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसे व्यक्तियों की एब्सेंस अब शायद ज्यादा लोगों को एहसास होगी आगे जाके कि इनकी एडवाइस जो है, क्योंकि उन्होंने भी इन बातों पर आपत्ति जताई थी कि ये आइडियाज ठीक नहीं है। जैसे जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा था, नोटबंदी की जैसी चीजों को लेकर। ऐसे ही ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा घातक डिसीजन है, जिसे कोई भी गवर्नमेंट ये सोच ही नहीं रही है कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी वापसी कुछ ना कुछ के लिए लगी हुई है। आपको नहीं लगता है ये अपने आप में कितना बड़ा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आगे खड़ी करने वाला है? आपको इतना लंबा अनुभव है, आप इतने सालों से कितनी सरकारों के आने जाने की परिस्थितियों को आपने खुद प्रत्यक्ष देखा है, कि आपको लगता है कि ये परिस्थिति देख के आपके जहन में क्या आता है कि क्या होने क्या वाला है फिर इसके बाद आगे? देखिए, इससे यही होगा कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो खर्चा होता है पैसों का, उसमें कटौती होती है। और हम यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र में, जब भी सरकार के पास पैसे कम होते हैं तो सबसे पहले सोशल वेलफेयर की स्कीम्स है उसमें कटौती की जाती है, जो एजुकेशन की स्कीम है उसमें कटौती की जाती है, तो जिससे आम आदमी पर ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसी चीजों पर, ऐसे स्कीम्स पर पैसे कम खर्च होते हैं। और ये जो लोक लुभावन या योजनाएं हैं और जिससे तुरंत कुछ राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, ऐसे योजनाओं पर ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, लेकिन उसका असर जो है समाज के गरीब तबके पे पड़ता है, और उसका जो विकास है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। विनीता जी। सूरज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, इस वक्त जो चर्चा है और जो चिंता है, चर्चा से भी बड़ी मुझे लगता है ये एक चिंता है, एक ऐसी चिंता है जो कि ये सवाल खड़े कर रही है कि हम लगातार कर्जे में दब रहे हैं। और राज्यों की बात कर लीजिए, देश की बात कर लीजिए, पूरी परिस्थितियां जो है वो ऑलरेडी सिचुएशन क्रिएट कर चुकी है, लेकिन ये फ्रीबीज खत्म नहीं होती हैं। हम अभी भी दिल्ली में एक के बाद एक, मतलब कहने को तो ये चुनाव है, आएगा चला जाएगा, किसको क्या चिंता है। ना कोई टीवी चैनल इस बारे में इतनी ज्यादा चर्चा करने वाला है। बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि इन सब की वजह से हम कितने और कर्जे में चले जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो शुरू, मतलब जिस तरह से वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है हम बंद करते हैं, आप भी बंद कर दीजिए, दोनों ये बात कहते हैं, लेकिन कर तो दोनों रहे हैं ना। ये तो एक तरह से भीड़ की तरह चल रहे हैं इस वक्त, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो इसका अंत कहाँ होगा? आप इतना स्टूडेंट्स को बताते हैं सिचुएशन में, क्योंकि मुझे लगता है अध्यापक जो होता है वो बहुत दूरदर्शी होता है, उसको तो बहुत आगे के वक्त की सिचुएशन ये आभास हो जाती है, क्योंकि इतिहास में ये तमाम तरह के पन्ने हैं जिसमें इसका जिक्र किया गया है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। जी। जो फ्री बीज आपने कहा, असल में ये फ्री बीज शुरू होती है जब इस सरकार के अंतर्गत कॉरपोरेट्स को एक बड़े पैमाने पर उनको रियायतें दी गई, उनके टैक्सेस माफ किए गए हैं, उनके जो बैंक में लोन्स हैं जो एनपीएस हो गए उनको समाप्त किया गया, वो करोड़ों अरबों में। उसके सामने जो तथाकथित फ्रीबीज है कुछ भी नहीं। प्रश्न ये उठता है कि ये जनता का पैसा अगर जनता को वापस दिया जा रहा है
तो उसके स्कीम्स होते हैं और उन स्कीम्स को कितना हद तक उसके फाइनेंशियल बर्डन को सरकार बर्दाश्त कर सकती है, एक्सचेकर बर्दाश्त कर रही है, और ये कर्जा क्या इन फ्री बीज के कारण है, या ये कर्जे जो है देश पर जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और देश के का एक बड़ा तबका आज एक सामूहिक रूप से इतने बड़े कर्जे पर है कि अगर प्रति व्यक्ति भी अंदाज लगाया जाए तो वो बहुत अधिक होगा। जो भाषण देते थे 2014 में कि हम सारे ब्लैक मनी अगर ले आएंगे तो 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में देंगे, वो 15 लाख दरअसल जो अभी है वो कर्जे हैं लोगों के सर पे, और उससे भी अधिक। तो क्वेश्चन है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कॉरपोरेट्स को, या जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री एक कॉरपोरेट एजेंट के तरह विदेशों में यात्रा करके 2-4 लोगों को साथ ले जाकर और उनको रियायतें दिलवाकर, उनको टेंडर्स दिलवाकर, उनको वहां पर जो काम दिलवाकर, और जिसका अभी प्रतिकार भी हो रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हो, मालदीव्स में हो या बांग्लादेश में हो, तो इनका कौन मुआयना करेगा? ये सभी के लिए हमारे पास व्यवस्था है, CAG जिसको कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, उनको एक रिपोर्ट देनी होती है, और उनके रिपोर्ट अगर आप उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि कितने हद तक उन्होंने एक फ्लैग मार्क किया हुआ है बहुत सारे ऐसे खर्चे पर, जिन खर्चों को वो मानते हैं कि जो एक तरह से सरकार की तरफ से ऐसा खर्चा है जिसको रोका जाना चाहिए, अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था और जो कर्जा है दोनों पर असर पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो रहा है, असेंबलीज में उसको कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। अभी एकनाथ शिंदे साहब का जो प्रतिदिन का जो उनका जो गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, खिलाने के लिए, और उनको जो नाश्ता वगैरह परोसने का जब आप बजट देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एवरी डे इट गोज इनटू लैक्स एंड करोड्स। तो कौन इसको रोकेगा? राष्ट्रपति के सामने अगर एक ताकत है तो उनकी जो स्थिति है वो हम लोग सब देख रहे हैं, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भी हो सकता है देश बढ़ रही हो जिस तरह से। और सिर्फ भारत नहीं, अभी एलोन मस्क ने जो स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में लगभग इसी तरह का दिया। तो एक तो मुझे लगता है कि एक सामूहिक रूप से इस पर पार्लियामेंट में बहस करके कानून पास करना होगा कि हम कितनी रियायतें किसको दें। अगर फ्रीबीज के नाम पर, या जैसे किसान को हम MSP के नाम पर रोक देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, और दूसरी ओर जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको हम दिए जा रहे हैं, तो इसको कौन इवेलुएट करेगा कि कौन अधिक जरूरी है और कौन जो है सो ऐसे खर्चे हैं जिनको रोका जा सकता था, जिनको नहीं की जा सकती। तो और ये तब तक नहीं होगा जब तक सरकार जो है लोगों के प्रति उत्तर जो उनका जो ये है, जैसे डेमोक्रेसी में दे आर लायबल टू द पीपल। यहाँ पर जो हिसाब से सत्ता में आ रहे हैं, इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके आ रहे हैं, प्रोसीजर्स को मैनिपुलेट करके आ रहे हैं, मशीन को मैनिपुलेट करके आ रहे हैं, तो वो तो जनता को भी आप देख रहे हैं, पटना में पानी से भिगा भिगा के पीटा जा रहा है। बिहार इज इन इलेक्शन मोड, और ये हैसियत और हिम्मत है सरकार को कि छात्रों को, और उस स्टेट में जहां पर 74 के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहां पर दौड़ा दौड़ा के पानी के बौछार से और पीट रहे हैं। तो ये सरकार उत्तरदायी किसके प्रति है? जनता के प्रति अगर है तो इन खर्चों का भी जो मुआयना होना चाहिए वो और अंग्रेजों ने मैं आपको बता चुका हूं, उन्होंने इसका एक प्रोसीजर, और ये RBI के पास पावर्स है, पार्लियामेंट के PAC जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, उसको पावर है, अलग अलग प्रोसीजर है, उनका पालन नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो इस पर हम और आप क्या कर सकते हैं? ये तो चर्चा का विषय है ही। लेकिन ये बताना कि आम आदमी पार्टी गलत फ्रीबीज दे रहा है और बीजेपी जो कॉर्पोरेट्स के को लुटा चुकी है पैसा वो अच्छा है, वो मैं समझता हूँ सही ऐसा नहीं, इसका नहीं, ऐसा नहीं मुआयना कहा। नहीं।
हाँ, हम हमारी नज़र में तो कोई भी पार्टी है जो अगर वो फ्रीबीज़ पर जा रही है, तो अंत में कैलकुलेशन में आप देखें, तो ये देश ही कर्ज़े में जाता है। चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। पॉइंट ये है कि या ये कॉन्सेप्ट ही एब्सोल्यूट गलत है, लेकिन इसमें सेंटर में बीजेपी होने के बाद भी इस पर एक बड़ी कॉल नहीं ले रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल जो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो एक बार फिर चुनाव में है, वो इस सिचुएशन को जान रहे हैं। पूरे सत्ता के दौरान वो ये बात कहते रहे हैं कि हमें वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी हाल ही में उस दिन आपसे भी चर्चा हुई थी कि हाई कोर्ट ने बाकायदा एमओयू के लिए फटकार लगाई है केंद्र सरकार को कि आप हेल्थ सेक्टर को लेकर के जो एमओयू करना था तमाम राज्यों से हो गया, यहाँ नहीं हुआ है। तो जो ये हेल्थ जो पॉलिसीज हैं, जो सुविधाएं हैं जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, जिन फ्रीबीज की ये बात करते हैं, अंत में जाकर के तो वो मतलब एक अच्छे खासे बजट के साथ आती है ना। अगर वो बजट ही नहीं चल रहा है, वो चीजें नहीं बैलेंस हो पा रही हैं, जिसको आपने पीएससी का जिक्र किया, आपने सीएजी का जिक्र किया, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि इसकी कैलकुलेशन को पुख्ता करती हैं कि यहाँ ये राज्य की सेहत फाइनेंशियली अच्छी है कि नहीं, देश की फाइनेंशियली सेहत अच्छी है कि नहीं। लेकिन वो तो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, और उसके बावजूद ये सब हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। बहुत दो मैडम, दो बातों के साथ मैं एक कैविएट देना चाहूंगा। पहला कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स टू द स्टेट एक्सचेकर्स कौन से राज्य है। दक्षिण के राज्य के साथ साथ दिल्ली भी एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे अधिक स्टेट एक्सचेकर को पैसे जा रहे हैं, नंबर एक। दूसरा जो है, जो इसका जो कंपैरिजन हो रहा है, वो कंपैरिजन जो है सो लॉपसाइडेड है। ये कंपैरिजन ऐसे नहीं हो सकता है कि आप जनता को जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कांग्रेस रेजिम में, जो बिजली और पानी के पैसे बढ़ रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि नहीं, स्टेट इज नॉट देयर टू गिव यू फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्री वाटर। लेकिन सच्चाई यह थी कि वो फ्री नहीं था। जो कॉरपोरेट के लिए जो रियायतें दी जा रही थी, उसके तहत जनता से पैसे वसूले जा रहे थे, जो शुरू में आम आदमी पार्टी ने जिसको करेक्ट किया और जिसका फायदा वो अभी भी ले रहे हैं चुनाव में। तो इस कंपैरिजन को लेकिन जनता के लिए पास भी हेल्दी जो राजस्व में कन्वर्ट होता है जो फंड, वो भी तो हेल्दी होना चाहिए ना। वो परिस्थितियां भी तो होनी चाहिए। यहाँ पर तो एक तरफ आपके शिक्षक और यूथ जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, जब वो अर्न ही नहीं कर पाएंगे आगे की जनरेशन में, तो 10-20 साल के बाद में आप देखिए कितने बुरे रिजल्ट्स इसके निकल के आएंगे। वो साइकिल भी तो नहीं कन्वर्ट हो पाएगी ना। ये भी तो एक बड़ी चिंता है। अभी तो मुझे लगता है कि ज्यादातर राज्य सरकारें जो है वो शराब से अपना राजस्व जो ज्यादातर आता है उसी पर फोकस करके, कोरोना के टाइम में तो एक कंपटीशन की होड़ लग गई थी बाकायदा कि कौन कितना ज्यादा इससे राजस्व इकट्ठा करता है। फिर उसके बाद बात हो रही है कि कितने अच्छे राज्य तैयार करेंगे। बहुत बड़ी चिंता है ये, इसको देखने की जरूरत है। हालांकि जो मेन मुखिया है यानी कि केंद्र सरकार जो है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत रहेंगे दोनों, क्योंकि अगर वही इस चीज को नहीं देख रहे हैं तो फिर राज्य तो अलग अलग कहानी बनाएंगे, और वो और बड़ी चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।